टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट और इरिगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब कि जो हम वाटर रिसोर्स है उसको मैनेज कैसे करते हैं और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि हम एंशियंट टाइम से ही, हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो हैं वो तैयार करे जाते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? वाटर रिसोर्स के लिए। और ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में क्या आते हैं? डैम्स आते हैं हमारे, और लेक्स, एम्बैंकमेंट, कैनल्स, ये सब चीज़ें हमारे क्या आती है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, इनको हम क्या वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे एंशिएंट टाइम में भी बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर तैयार करे गए थे, जैसे कि श्रीरंगपुरम जो इलाहाबाद के पास है, वहाँ पर गंगा की हेल्प से वाटर को और बाढ़ को क्या करा जाता था? मैनेज करा जाता था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उन्होंने क्या डैम्स और लेक्स बनवाए थे इरिगेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कलिंग में है ना, जो उड़ीसा में पाया जाता है, नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में मिलता है, बेनूर जो कर्नाटका में स्थित है, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर भी बहुत सारे इरिगेशन के लिए डैम्स वगैरह बिल्ड करे गए थे। ठीक है, भोपाल लेक बनाई गई थी 11वीं सेंचुरी में। ये हमारे वर्ल्ड की कह सकते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है उस टाइम की, है ना। एक हौज खास बनाई गई थी दिल्ली में 14वीं सेंचुरी में, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के थ्रू। ठीक है, ये क्या है? पहले के टाइम के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैं जो हमारे एंशिएंट टाइम में बिल्ड करे गए थे। ठीक है, अब देखो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में क्या आता है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में आता है डैम्स। डैम्स क्या है? डैम्स जो है हम ट्रेडिशनली बिल्ड करते हैं। ठीक है, रिवर को या फिर रेन वाटर को क्या करने के लिए, कह सकते हैं कि कलेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिजर्व करने के लिए। ठीक है, और वो वाटर किसके लिए यूज़ होता था? इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, आज के टाइम पे जो डैम है वो हम इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और डोमेस्टिक पर्पस या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या यूज़ है? फ्लोड को, ये बाढ़ को कंट्रोल करता है, वाटर को रिक्रिएट करता है। ठीक है, और फिश ब्रीडिंग, ये सब चीज़ें क्या डैम की हेल्प से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जो डैम्स होते हैं ना उनको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हमने अभी देखे थे फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, ये सभी इसके क्या है? यूजेस है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सतलुज 20 रिवर बनाई थी, भाखरा नागल प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये सब क्या है? इसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, और हीराकुंड प्रोजेक्ट भी था, है ना। ये हीराकुंड प्रोजेक्ट किसके लिए यूज़ हुआ था? फ्लड कंट्रोल में, यानी कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के, यानी कि डैम के। अभी जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च करा गया था। किसकी वजह से, किस चीज़ के लिए? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बनाए गए थे, और ये सब कब लॉन्च करे गए थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे नेशन की डेवलपमेंट भी हुई है और प्रोग्रेस भी हुई है इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के आने के बाद। और जवाहरलाल नेहरू ने इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, यानी कि डैम्स को, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा है? क्योंकि इसके आने के बाद हमारे इंडिया की डेवलपमेंट हुई है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, और इसकी वजह से अर्बन इकोनॉमी बढ़ी। अब देखो यहाँ पर डैम के बारे में बताया गया कि जो डैम है वो एक बैरियर होता है फ्लोइंग वाटर के लिए, है ना। ये क्या करते हैं कि जो बहता हुआ पानी है उसको रोकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और उस पानी के बीच में रिजर्वियर क्रिएट करते हैं, यानी कि एक रुकाव क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये जो डैम होते हैं ना ये क्या करते हैं कि पानी के फ़्लो को तो कंट्रोल करते हैं, जो पानी जो है वो कंटिन्यूसली अगर फ़्लो कर रहा है तो उसको भी रोकते हैं। ठीक है, इसलिए हम डैम को यूज़ करते हैं, और ये डैम क्या है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहलाते हैं। पहले के टाइम पे क्या जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी कि जो डैम्स हैं, है ना, वो कह सकते हैं कि यूज़ में तो लाते हैं, लेकिन ये बहुत सारे कह सकते हैं कुछ सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट क्या होता है? जैसे मान लो ये हमने यहाँ पर डैम बनाया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है? पानी फ्लो होता आ रहा है। अब यहाँ पे ये पानी सारा रुक गया,
तो यहाँ पे क्या पानी इकट्ठा हो गया, पानी के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आती हैं जो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ बहुत सारे कह सकते हैं कि कंकड़ या पत्थर यहाँ पर बना देती है, इन्हीं को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। तो डैम की वजह से जो है सेडिमेंट बन जाते हैं रिवर के बॉटम में, यानी पानी के बॉटम में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, जो कि क्या होता है, रॉकी और स्ट्रीम होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो रॉकी स्ट्रीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नुकसानदायक होता है ना वाटर के लिए, क्योंकि वाटर में बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको एक रॉक की फॉर्म दे देता है। ठीक है, अब इन डैम्स की वजह से और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। फर्स्ट तो हमने देखा कि ये सेडिमेंट क्रिएट करता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये कि इसकी वजह से जो एक्वेटिक फौना यानी कि कह सकते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको माइग्रेट करना पड़ता है, मतलब उनका रिवर में रहना मुश्किल हो जाता है ना, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो वहाँ से हट जाते हैं। फोर्थ क्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड पेन्स, मतलब कि बाढ़ भी आ जाती है बहुत बार, और मिट्टी का डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब जो सॉइल होती है वो डिकम्पोज हो जाती है और अपनी जगह से क्या होती है, बह जाती है। फोर्थ क्या है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंटल मूवमेंट, मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एनवायरमेंटल मूवमेंट करते हैं जिसको इस डैम की वजह से नुकसान होता है। जैसे एक मूवमेंट हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिफ्थ क्या है कि इन डैम्स की वजह से क्या होता है कि जो लोकल पीपल्स हैं उनको अपनी लोकल कम्युनिटी या फिर अपना लिवलीहुड छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनको उस डैम की वजह से वहाँ पर वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या थे, डैम्स के वजह से होने वाले नुकसान थे। अब देखो सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ ये है कि अगर हम लोग जब से डैम आए हैं तब से क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स है ना उनकी इरिगेशन मेथड में चेंज आ गया है ना। वो लोग क्या करते हैं कि उनको जब से डैम आए तब से उनको पानी ज़्यादा मिलता है, तो पानी ज़्यादा मिलता है इसलिए वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और उसकी वजह से इकोलॉजिकल क्वेंसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो सेवंथ क्या है कि जो डैम्स है ना उसकी वजह से बहुत सारे कह सकते हैं दंगे वगैरह भी होते हैं, है ना। कैसे, देखो साबरमती बेसिन में जो फार्मर्स थे उन्होंने रियॉट्स करा था, बहुत बड़ी मात्रा में रियॉट यानी विद्रोह करा था। किसके लिए, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ना वो अर्बन एरिया में वाटर की सप्लाई कर रही थी, लेकिन गाँव में मतलब कि रूरल एरिया में वो वाटर सप्लाई नहीं कर रही थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने इसकी वजह से क्या करा, रियॉट भी करा। इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बेनिफिट तो हैं ही हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब देखो ज़्यादातर जो कह सकते हैं कि लोग हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बुल्ट होने की वजह से ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं, इसलिए जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का जो क्या कह सकते हैं कि एम था वो भी क्या होता जाता है, फेल होता जाता है ना। अब जो डैम कंस्ट्रक्ट करे गए थे बाढ़ को रोकने के लिए, कभी कभी ये बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। कैसे, मान लो ये एक डैम है, यहाँ पे बहुत सारा पानी क्या हो रुका हुआ है, लेकिन जब हम इस डैम को हटाएंगे, इस पानी को खोलेंगे तो ये पानी एकदम से प्रेशराइज होगा, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो मतलब कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हम जिस एम के लिए बनाते हैं वो एम हमारा कभी कभी फेल भी हो जाता है ना। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ दिखाई 2006 में आई थी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ की प्रॉपर्टी में बहुत नुकसान होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल इरोजन भी हुआ था, है ना। अब देखो जो सेडिमेंटेशन होता है इसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है ना। और जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है उसमें भी डिग्रेडेशन, मतलब उसका भी कह सकते हैं कि उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी आ जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है ना। वाटर में डिजीज़, मतलब वाटर पानी की वजह से डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, पॉल्यूशन भी होता है ना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, तो ये सब क्या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो हमारा रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसको हम कैसे बचाते हैं। तो देखो हमारे एंशिएंट इंडिया में, मतलब प्राचीन भारत में बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे वाटर को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। लेकिन ये जो वाटर है ये सिर्फ
कह सकते हैं कि डैम या रिवर की वजह से ही हम हार्वेस्ट मतलब कि कह सकते हैं कि कंजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हम इसका रेनफॉल जो होती है ना हमारी, मतलब जो बारिश का पानी होता है उसमें भी हम वाटर को उस बारिश के पानी से भी हम वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। कैसे? जो हमारा कह सकते हैं कि हार्वेस्ट रेन वाटर टेक्निक ला के, मतलब कि पहले के टाइम पे लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए नई नई टेक्निक्स लेके आए थे। उसको ग्राउंड वाटर या रिवर वाटर को भी कह सकते हैं कंजर्व करने के लिए टेक्निक्स लाए थे, है ना। जैसे हिली एंड माउंटेनियर रीजन में लोग क्या एक कैनल क्रिएट करते हैं, बुल्ड करते हैं, जिसको हम गुल्स या कुल्स भी कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय में क्या होता है, ये क्या है, गुल्स और कुल्स वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। राजस्थान में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। और बंगाल में भी यही तरीके के चैनल बनाया जाता है जिसको हम रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो हमारा ये स्टोरेज का स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर में इस स्टोरेज स्ट्रक्चर को यानी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को खदेन्स कहते हैं, और राजस्थान के अदर पार्ट में इसको जोहाट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेमी एरिड और एरिड रीजन, यानी कि राजस्थान के जो सेमी एरिड और एरिड रीजन जैसे बीकानेर, फलोडी, बाड़मेर, इन सब जगहों पे क्या होता है, टंकाज बुल्ड करे जाते हैं। टंकाज जिसको हम टैंक्स भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि हम ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा सा रूम बनाते हैं जिसमें हम वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसको हम फलोडी भी कहते हैं, है ना। इस रूम की गहराई होती है 6.1, लंबाई होती है 4.27 और चौड़ाई होती है 2.44, मतलब कि ये एक रूम से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये जो टंकास है, मतलब कि जो टैंक्स है वो रूफ पे, यानी देखो इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जाता है, जैसे ये घर है ना। इसकी रूफ यानी छत पे जो बारिश का पानी वो क्या स्टोर हो रहा है, और इसी छत से एक पाइप कनेक्ट है ज़मीन की तरफ जिसमें भी कि एक सिस्टम लगाया हुआ है, वहाँ पर ये सारा पानी स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, जो जिसकी वजह से हम इसको जब हमारे पास पानी की कमी पड़ती है तो उस टाइम पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बोला गया कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है ना राजस्थान में, जिसमें हम टंकाज या टैंक्स बनाते हैं, इसमें जो हमारी फर्स्ट रेनफॉल होती है उसको हम यूज़ नहीं करते स्टोर में, उसको सिर्फ हम उस छत को या फिर उस सिस्टम को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट रेनफॉल होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, इसको हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये रूरल और अर्बन एरिया में अडॉप्ट करी गई है, ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब देखो गेंदाथुर जो कि कहाँ पर है, मैसूर में है ना, और कर्नाटक, इन सब जगह पे भी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग यूज़ करी जाती है ना। ये कर्नाटक में 200 से ज़्यादा घरों में यूज़ करी जाती है, क्या रूफ टॉप हार्वेस्टिंग 200 से ज़्यादा घरों में यूज़ करी जाती है, ठीक है। जैसे इसकी इमेज यहाँ पर 3.6 में यहाँ पर दिखाई हुई है कि यहाँ पर एक रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करी जा रही है। देखो छत से यहाँ पर पाइप कनेक्ट है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पाइप की वजह से पानी यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि गेंदाथुर में 1000 से ज़्यादा मतलब 80% से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि गेंदाथुर में 200 घरों में, एक गांव के 200 घर में क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है, और इसका एनुअल पूरा कह सकते हैं कलेक्शन क्या होता है, 1,00,000 लीटर, मतलब कि 200 घरों में 1,00,000 लीटर से ज़्यादा पानी कलेक्ट करा जाता है गेंदाथुर में, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को प्राइज़ भी मिला है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है कि जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है शिलोंग में, मेघालय में, है ना, और चेरापूंजी में, मायसनार में यहाँ पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो रूफ टॉप यहाँ पर दिया हुआ है, ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है गेंदाथुर में कॉमन मानी जाती है, ठीक है, और यहाँ पर ये कंपलसरी भी है। तमिलनाडु में दिया गया है कि तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर को अपनाया है, और यहाँ पर ये जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर है ये कंपलसरी बोला गया है, ठीक है, तमिलनाडु में। और यहाँ पर देखो लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब कि बैम्बू की मदद से जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको दिखाया गया है।
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्यों? क्योंकि इरिगेशन में, एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो यहाँ पर बैम्बू की हेल्प से पानी को कम से कम खर्च कर इरिगेशन कैसे कर रही है वहाँ का ये सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।